वो कहते हैं ना कि किश्तियाँ रह जाती हैं, तूफ़ान चले जाते हैं। किश्तियाँ रह जाती हैं, तूफ़ान चले जाते हैं, और यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हेल्प क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, जिस चेहरे को आप लोग अपने इस मोबाइल में देख रहे हैं, इससे आप लोग पहले भी एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से रूबरू हो चुके हैं। तो साथियों, पुनः से मैं आप लोगों को अपने सर डॉक्टर अर्जुन सिंह जी के साथ एक ऐसी परिचर्चा में जोड़ना चाहता हूं, जहां से आप लोगों को कुछ सार मिलता हुआ दिखाई दे, जो आप लोगों के लिए और भी अधिक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक हो। तो सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हेल्प क्लासेस में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रयास को भी बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और उनको बधाई देता हूं कि वे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं और इस पर समय दे रहे हैं और ध्यान से सुनते हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि वे अपने कमेंट से ज़रूर अवगत कराएं कि जो कुछ अपनी राय देना चाहते हैं वो राय भी दें, और अपनी बात ज़रूर इसमें शेयर करें और अपनी बातों को ज़रूर इसमें बताएँ। नहीं, सही कहा आपने। सर, आज हम चाहते हैं हमारा संवाद इस विषय पर हो। मुख्य रूप से हमारे संवाद का जो विषय होगा आज वो होगा नारी सम्मान। तो सर, पहले तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम जब एजुकेशन के दौरान हमने देखा था, आप काफ़ी मतलब कविताओं का सृजन करते थे। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कविता की परिभाषा क्या होती है, कविता को किस रूप से लोगों के सामने हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। कविता अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने का एक सशक्त माध्यम है। इससे अच्छा माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि और चीज़ तो चाहे लोग जो है सुनने में आनाकानी भी करें, लेकिन कविता लोग बहुत चाव से सुनते हैं। कविता सुनने का अपना एक अलग मज़ा है। कविता सब लोग सुनते हैं, और कविता के जो तत्व हैं, कविता के मूलभूत तत्व हैं। कविता कल्पना पर आधारित होती है, भाव प्रवणता होती है, उसके बाद उसमें छंद होता है, लय होता है, ताल होता है, रस उसकी आत्मा होती है। ये सारी बातें सब लोग जानते हैं, सब जान चुके हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कविता की सबसे बड़ी चीज़ है संवेदना। जब कविता सुनने के बाद वो आपको झंझोड़ दे, आपको कहीं टच करे, स्पर्श करे, तो उस कविता की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। और इसके लिए न तो लय आवश्यक है, न ताल आवश्यक है, न छंद आवश्यक है। एक उदाहरण से मैं इस बात को ज़रूर समझाना चाहूँगा। महान कवि नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी कि गुलाबी चूड़ियाँ। उसमें एक व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब है, बाहर अपने घर से बाहर शहर में बस चलाता है, प्राइवेट बस चलाता है। उसकी 4 साल की पुत्री है जिसे वो याद करता है। और वो किस तरह याद करता है कि उसमें लिखा कवि ने कि प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 4 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर बस के हुक से लटका कर रखी हैं 4 चूड़ियाँ गुलाबी, जो बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है। इस प्रकार से हमने देखा कि इस कविता में लय और ताल तो नहीं है, लेकिन संवेदना ज़रूर है। और वो संवेदना किसी भी व्यक्ति को झकझोर सकती है। और अगर यही बात अगर सबके मन में रहे, तो शायद जो नारी के प्रति जो सम्मान है, जो देखने का नज़रिया है, सबका बदल जाए, और सब लोग जो है सही उनका जो विचार है, उनकी जो सोच है, उसमें ज़रूर परिवर्तन आ जाए। नहीं, सही कहा आपने। चूँकि आप भी कविताओं का बहुत अधिक सृजन करते हैं, तो मैं चाहता हूँ जो भी आपके हृदय के करीब सबसे पंक्तियाँ हों, जो भी कविता आपके हृदय के सबसे करीब हो, नारी को लेकर, नारी सम्मान को लेकर, हमारी बेटियों को लेकर, जो भी आपने एक क्लास के दौरान सुनाया था कि नारियाँ जो होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं, वो अपने जीवन में मतलब काफ़ी प्रकार का अभिनय करती हैं अपने जीवन के दौरान। तो वो कविता हम चाहते हैं कि आज आप हम लोगों को बीच में रखने का प्रयास करें। देखिए, नारी वैसे भी सम्मान की प्रतीक होती हैं, और जब आपने नारी पर ही बात शुरू कर दी है, तो हमारे देश का तो एक मूल मंत्र ही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और इसलिए भी है कि नारी कई रूप को लेकर के चलती है। कभी वो बेटी होती है, कभी माँ होती है, कभी बहन होती है, कभी पत्नी होती है। इन सभी चीज़ों का निर्वहन वो बहुत अच्छी तरह से करती है। और इस प्रकार से जो मैंने कविता लिखी थी, कभी स्त्री नारी दिवस पर लिखी थी, तो आज हमें याद आ रही है कि एक कभी कोई नज़्म सुने थे कभी किसी फिल्म में कि हमें तो आज भी बिछड़ा ज़माना याद आता है। तो इसी तरह को मैंने कविता लिखी कि प्यार के साथ रिश्तों को निभाना याद आता है।
प्यार के साथ रिश्तों को निभाना याद आता है। अब जैसे एक चिड़िया है, जब हमारी माँ, जब हम छोटे थे तो हमारी माताजी जब आंगन में जब हमारे जब चिड़िया गौरैया जब उतरती थी तो हम उसे देखा करते थे। अब इसी से मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ कि दरख्तों से निकल कर के पहुँच आंगन में, फुदकती अन्न को चुगती सुनहरी उन चिड़ैयों का अपने प्यारे बच्चों को चुगाना याद आता है। प्यार के साथ रिश्तों को निभाना याद आता है। अब माँ के ऊपर एक लाइन है कि पकाकर रोटियां माँ का बिठाकर पास में अपने प्रेम से ज़बरदस्ती खिलाना याद आता है। प्यार के साथ रिश्तों को निभाना याद आता है। और अगली लाइन है, जब किसी भी बच्चे के ऊपर जब मार पड़ती है किसी गलती पर, उसके पिता जब मारने के लिए दौड़ते हैं तो माताएं अक्सर बचा लेती हैं। तो उस पर हमने लिखा 2 लाइन कि पिता की मार से हमको बचाने के लिए अक्सर छोड़कर काम सब अपना खड़ी हो जाती थी जाकर। सदा सच बोलती माँ का बहाना याद आता है। प्यार के साथ रिश्तों को निभाना याद आता है। इसके बाद बहन का या बुआ का रोल क्या होता है। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो बहन का और बुआ का जो रोल है, कि जो कीमत है, का जो एहसास है, वो हमें पता चलता है। कब पता चलता है कि बंधा था मोर जब सिर पर विदा बारात होती थी, घड़ी थी खुशनुमा कितनी खुशी की बात होती थी। बहन का आँख में काजल लगाना याद आता है। प्यार के साथ रिश्तों को निभाना याद आता है। और इसी प्रकार जब पत्नी का धर्म निभाती है तो उसके लिए मैंने लिखा 2 लाइन। शाम को थककर जब अपने आशियाने पर खड़ी रहती प्रतीक्षा में, दौड़ पड़ती बुलाने पर, लाज से युक्त उनका मुस्कराना याद आता है। प्यार के साथ रिश्तों को निभाना याद आता है। इसके बाद एक पुत्री के लिए मेरी समर्पित 4 लाइनें हैं, ध्यान से देखिएगा कि सुनाकर लोरियां जिसको कि बचपन में सुलाया था, प्यार के उस हिंडोले पर जिसे जी भर सुलाया था, जिगर का खून दे दे कर के जिस कन्या को पाला था, उसी के साथ अपने भी नए जीवन को ढाला था। उसी बिटिया का इस घर से वो जाना याद आता है। प्यार के साथ रिश्तों को निभाना याद आता है। प्यार के साथ रिश्तों को निभाना याद आता है। अब बताइएगा, आप लोग क्लास की वही पुरानी यादें आप लोगों को ताज़ा कर दी गई हैं कि नहीं? अब यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा सीखना चाहिए सर के माध्यम से, जो कि आपके जीवन के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब सर हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रामीण अंचल पर जितने भी पेरेंट्स हैं, उन लोगों को आप किस प्रकार से अपने मुखार बिंदुओं से कुछ ऐसा बताने का प्रयास करिए जिससे उनकी भी जो मानसिकता है बच्चियों को लेकर, उसमें थोड़ा बहुत और परिवर्तन आ सके। देखिए, ऐसा है कि मैं सभी संरक्षकों से, सभी गार्जियन से, सभी पेरेंट्स से मेरा इतना कहना है कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, सभी एक समान है। सबके साथ समानता का व्यवहार करें, कोई पक्षपात ना करें, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर लड़के को पढ़ा रहे हैं तो लड़की को भी पढ़ाएं। लड़की को पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग देखते हैं कि इसका उल्टा भी हम देखते हैं कि लड़की को बहुत भाव देते हैं, लड़के को नहीं देते हैं। ये दोनों चीज़ें ही ख़राब हैं, ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है। दोनों के साथ समानता का व्यवहार रखें, दोनों ही हमारे पूरक हैं, दोनों के साथ समानता का व्यवहार करें। एक पहले समय था कि जब लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक मुझे उद्वेलित कर गई थी, या आप भी सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको भी थोड़ा बहुत आप भी उद्वेलित हो। कि एक बार 2 दोस्त जो है साथ साथ पढ़ते थे, तो एक मित्र को अच्छी नौकरी लग जाती है, एक मित्र को अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, गांव में रह जाता है। और उसके भी दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और शहर वाले मित्र के भी एक लड़का और एक लड़की हैं। और उनके दोनों बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं, 12 साल 10 साल के हो जाते हैं। एक दिन शहर वाला मित्र गांव वाले मित्र को फ़ोन करता है, और भाग्य से उसका मित्र नहीं है, फ़ोन जो है लड़की उठा लेती है उनकी, और लड़की से पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, भाई तुम्हारा क्या कर रहा है। तो बताती है कि अंकल भाई जो है, मेरा भाई होमवर्क कर रहा है। तो कहा होमवर्क में क्या कर रहा है? कहा फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ चुका है और मैथ लगाना बाकी है।
उसके बाद पूछा कि अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो? तो कहा, उसने कहा मैं भी अंकल होमवर्क कर रही हूँ। तो कहा होमवर्क में क्या कर रही हो? तो कहा झाड़ू लगा चुके हैं, बर्तन मांज रहे हैं और खाना बनाना बाकी है। अब अंकल, फिर उसने कहा, लड़की ने कहा कि अंकल मुझे बेटा मत कहो, मुझे बेटी कहो, क्योंकि मैं बेटी हूँ। अब इससे यही निष्कर्ष निकलता है, आप सभी लोग समझदार हैं, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब तक बेटे बेटियों में भेदभाव होता रहेगा तब तक ये चीज़ चलती रहेंगी। होमवर्क, घर का कार्य भी बुरा नहीं है। मैं सभी कन्याओं से कहना चाहूँगा, सभी लड़कियों से कहना चाहूँगा, घर का काम बहुत अच्छा है, घर का कार्य करें, अपने माता पिता का आदेश माने, वो सब सही है, लेकिन शिक्षा पर ध्यान दें। और गार्जियन से भी मैं यही चाहता हूँ कि वो भी उतना ही ध्यान अपनी कन्या पर भी दें जो अपने पुत्र पर दे रहे हैं। ये मेरा कहना है। नहीं, सही कहा आपने। और वास्तव में हम जब क्लासेस में आपको देखते थे तो आपका जो व्यवहार रहता था सभी बच्चियों को लेकर एक समानता का रहता था, और आपने काफ़ी लड़कियों को भी यहाँ से इतना अधिक सीख कर मतलब कुछ लोग तो ऐसा भी है सर, जैसे अभी मैं आप लोगों को एक अनुभव शेयर करना चाहता था। एक बार मैं भी जल्द में कहीं गया था तो वहाँ पर एक लड़की थी जो सर के द्वारा पढ़ाई गई थी। उस समय वो गृहिणी बन चुकी थी, तो उन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से ऐसा कहा कि आज भी हमें सर की वो सारी बातें याद आती हैं। सर किस प्रकार से हम लोगों को पारिवारिक रूप में कैसे रहा जाता है, तमाम चीज़ों का ज्ञान देते थे। आज वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपके पुराने विद्यार्थी आपको हमारे इस वीडियो पर देख रहे हैं, तो आप उनके लिए 2 शब्द अपने कहने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा है कि प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें केवल पढ़ाई ही महत्वपूर्ण है, केवल ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। और केवल ज्ञान दे दीजिए, उनको जानकारी दे दीजिए क्या लिखा है, यही पर्याप्त नहीं है। जब तक उनको सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, आज से जब तक उनको जोड़ा नहीं जाएगा, शिक्षा किसी काम की नहीं है। आधुनिक परिस्थितियों के हिसाब से जब तक किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट को जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक उसका उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। चाहे पारिवारिक समस्या हो, पारिवारिक प्रेम हो, इनको बताना हर अध्यापक का कर्तव्य है और बताना भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि क्या मैंने क्लास की वही पुरानी यादें आप लोगों के हृदय में ताज़ा कर दी कि नहीं? आप लोगों का ये उत्तर यस में आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का उत्तर क्या रहेगा। साथियों, आप लोग इसी प्रकार से हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। और सर, मैं जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को? देखिए, पढ़ाई में या अध्ययन में, शिक्षा में समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। क्योंकि दिनकर पर जब मैंने पीएचडी की तो मुझे उसके सारांश रूप में मैं 4 लाइन आपसे कहना चाहता हूँ। उन्हीं की 4 लाइन हैं जो अत्यंत प्रिय हैं। कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनके पास सब कुछ हो गया, संपन्नता आ गई, पैसा आ गया, तो आलसी हो जाते हैं। उनसे मेरा यही कहना है कि उनकी लाइनों के माध्यम से कि होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नि तपा क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। अर्थात संपन्नता, धन अगर हमारे ही विनाशक हो जाए तो उस धन का क्या मोल है। हमें अपनी मेहनत और अपना संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए और संपन्नता हमारे आड़े नहीं आनी चाहिए। अगर विपन्नता है तो भी आड़े नहीं आनी चाहिए। और जितनी हमारे लिए, हमारे विकास के लिए विपन्नता, गरीबी जो है बाधा है, उससे कहीं अधिक बाधा हमारे लिए संपन्नता नहीं बल्कि संपन्नता का एहसास है। अगर संपन्नता का एहसास हमारे पास है तो हमारे रास्ते को रोक देगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और वास्तव में आपका ये जो मैसेज है वो हमारे समाज के उन तमाम व्यक्तियों के पास जाएगा जो वास्तव में इस समय कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ न कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी, आपके ही क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनसे यदि आप लोग मिलेंगे व्यक्तिगत तौर पर, तो आपको यह महसूस होगा कि जीवन में वास्तव में दिन यहाँ पर आपको सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, आपदाएं भी आएंगी, अवसर भी आएंगे। आप अपने आप को और भी अधिक निखार सकते हैं। तो साथियों, आज मैंने प्रयास किया आपको सर से मिलवाया, और मैं चाहूँगा कि 2 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे
तो और बात है। यूं चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। साथियों, आप लोग प्रयास करिए हम जल्द से जल्द 1K तक पहुँचे, जिससे कि हम सर से प्रयास हमारा यही है, बाकी तो ईश्वर की महिमा, कि हम लोग चाहते हैं कि सर को 1 जनवरी के पहले सर के साथ लाइव एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें। और मैं सर से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप नए वर्ष पर कुछ ऐसा विशेष लिखने का प्रयास करिए जो हमारे छात्रों के लिए बहुत ही अधिक ज्ञानकारी भी हो और प्रेरणावान भी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं प्रयास करूंगा कि नए साल पर मैं आपके साथ हमारा संवाद हो, और मैं खुद भी इसके लिए इच्छुक हूं, और मैं अपनी नई कविता के साथ, नई बातों के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। इसका आप लोग भी कोशिश करिएगा कि साथ साथ हमारे संवाद में उपस्थित हों, और ये चैनल भी आगे जाए, और आप सभी लोगों से हमें बात करने का मौका मिले। जो हमारे भूतपूर्व छात्र हैं वो हमें कम प्रिय नहीं हैं, जो पढ़ रहे हैं वो तो हमें प्रिय ही हैं, और जो पढ़ करके चले गए हैं वो हमें और भी प्रिय हैं। और उनसे अगर हमें सीधा संवाद करने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सभी सुनने वालों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का पुनः से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज विथ ए स्वीट स्माइल। थैंक यू वेरी मच।